प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। बजट पेश कर दिया गया है। ये 8,500 अरब रुपए खसारे का बजट है जो आज पेश किया गया है। इस बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए क्या रखा गया है, तनख्वाहदार तबके के लिए क्या कोई उसको रिलीफ मिला है या नहीं मिला, क्योंकि पहले जो टैक्स के हवाले से जो एक स्लैब थी वो 6 लाख रुपए सालाना थी, उसको बरकरार रखा गया है। जो लोग तनख्वाहदार तबका ये समझ रहा था कि वहां पर उनको रिलीफ मिलेगा, वो नहीं मिला है। PSDP अलबत्ता बढ़ाया गया है, उसको 1500 अरब रुपए तक ले जाया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा है, जो कि इन हालात में बेहतर मालूम होता है। इसी तरह से 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 22% इजाफा है। लेकिन दूसरी जानिब जो FBR रेवेन्यू का हदफ है वो 12.9 ट्रिलियन यानी 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया गया, और ये पिछले साल के मुकाबले में 38% इजाफा है। ये बहुत ज्यादा इजाफा मालूम होता है। सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की गई है। तो इसके जो खद्दोखाल है बुनियादी, और फिर पेट्रोलियम लेवी ये बढ़ाई जा रही है 20 रुपए, यानी 60 से बढ़ाकर इसको 80 रुपए किया जा रहा है। तो पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो महंगी हो जाएंगी। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जरका तैमूर साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा अशफाक तौला साहब से। माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, खुशामदीद। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आज के इस बजट को सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्फ्लेशनरी बजट है और मेरा ख्याल है इसमें रिलीफ कम है। जैसे प्राइवेट सेक्टर को 32 से 36,000 इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए तो कर दिया गया है, बट अब देखते हैं कि सूबे अब इसको कितना फॉलो कर रहे हैं। तो नॉर्मली बजट में जाहिर बात है इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरीके से IMF के हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, और जिस तरीके से कल हमारे वजीर खजाना साहब ने कहा कि आई हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू IMF, तो मेरा ख्याल है इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हाँ, हम जहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, जहाँ तक आपने जो फरमाया 9,775 अरब के करीब आपने कहा कि शरह सूद की मद में आपने देना है, तो उसको अगर आप राना साहब भी थोड़ा सा ये सारे लोग इत्तेफाक करेंगे कि आर्टिफिशियली हाई रखी है स्टेट बैंक ने इस वक्त करेंसी की पैरिटी, और 5.5 अरब डॉलर खरीदे हैं, और अगर आप ना भी खरीदते तो यही नीचे रेट पे 235 की वैल्यूएशन पे आपको मिल जाता, और उसकी वजह से 9% आप इन्फ्लेशन कम करके 4,000 अरब तक आप अपना सूद का जो है आपका कम कर सकते थे। और एक्सपोर्टर्स के अगर वो कहेंगे राना साहब या कोई भी शुरा कहे, वो पहले से ही जवाब दे देता हूँ। एक्सपोर्टर को सिर्फ 30% का रुपी कंपोनेंट होता है, बाकी 70% वो उसके अगेंस्ट LC ले लेते हैं अपने एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट नहीं आता, तो उनको आप इंसेंटिवाइज इस तरीके से कर सकते हैं कि जो 30% पे आपको 45 रुपए का जो उनका हिस्सा बनता है 13.5 से 15 रुपए आप उनको दे दें, और रेमिटेंस भी आप उनको इस तरीके से जो रेमिटेंस अपने अकाउंट में लाए उसको आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप 3,000 अरब आप बचा सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म की रिपोर्ट है, उसमें से 3 चीजें आज मैं देख रहा हूँ ली है इन्होंने। एक उसमें 21 में से 3 चीजें उन्होंने ली है। एक चीज हमारी थी जो दुकानदारों पे टैक्स का था वो उन्होंने ले लिया है, एक्सपोर्टर का मिनिमम टैक्स ले लिया, और गाड़ियों को इंजन कैपेसिटी के हिसाब से हमने कहा था आप टैक्सेस करें, तो वो 3 चीजें उन्होंने ली हैं। इसकी मद में मेरे हिसाब से इनको अंदाजन, मेरा जो अंदाजा है वो 800 से 900 बिलियन मिल जाएंगे। बट टोटल पैकेज जो हमने इनको दिया था, जो लास्ट ईयर एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैंने बना के दिया था, मेरी टीम जिसमें 100 प्रोफेशनल थे, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी थे, लॉयर्स भी थे, हमारी जो सिफारिशात थी उसके हिसाब से कम आपको 2.5 ट्रिलियन का नया टैक्स मिलता। तो अगर हम 5500 बिलियन यानी 5.5 ट्रिलियन अगर हम सेव कर सकते हैं इन दो उसमें, तो मेरा ख्याल है आपका फिस्कल डेफिसिट 8,600 से कम हो के 3,100 पे रह जाएगा। तो ये है जहां से आप आवाम को रिलीफ दे सकते थे। बट IMF के प्रोग्राम में करंटली आपको कोई रिलीफ मिल रहा है, नजर आ रहा है सर आवाम के लिए इस बजट में? मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही है। मैं आपको, और ये कर भी नहीं सकते, इसमें औरंगजेब का या इनकी टीम का कोई कसूर नहीं है। IMF के प्रोग्राम में मेरा ख्याल अभी तो ये भी नहीं पता कि ये शराइत भी इनको कबूल है कि नहीं है। ये तो दूल्हा वालों की तरफ से ऑफर है, दुल्हन कबूल करती है कि नहीं, मुझे ये बल्कि ये तो दूल्हा IMF है अब
दुल्हन ने ये ऑफर की है कि इतना जहेज दे सकते हैं, दूल्हा वाले पता नहीं क्या करते हैं। तौला साहब, लेकिन ये जो वैसे तो खैर ये जो फिगर्स हैं, मतलब ये 9775 अरब रुपए की सूद की अदायगियों के लिए रेवेन्यू का 12,970 का हदफ, तो ये सारे जो फिगर्स हैं ये तो IMF ने दिए हैं, और ये एग्जैक्टली उसको इस तरह से इंप्लीमेंट किया गया, तो उसको कहा तो जा सकता है कि IMF का बजट है। देखिए, मैं राणा साहब के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, इनके वालिद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, राणा साहब माइंड कर जाएंगे। हाँ, हकीकतन आपने हकीकत बात कर दी है, राणा साहब ना सुने तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये IMF का बनाया हुआ बजट है, यानी खद्दो खाल वही है। हाँ, उसमें कुछ होगा, जो एग्जाम्पशंस कुछ उन्होंने विड्रॉ किए वो चाहेंगे मजीद विड्रॉ कर लें, कुछ टैक्सेस उन्होंने कम किए होंगे तो उनको कहा गया है कि ज्यादा करें, और ये मेजर करेंगे कि कितने रियलिस्टिक रेवेन्यू मेजर ये ले रहे हैं कि क्या वाकई ये जो बजट है वाकई उस हिसाब से बन सकता है कि नहीं। बट मेरा अपना नजरिया है, मेरा ख्याल है इससे कोई जरूरी नहीं है सब इत्तेफाक करें। मैं आपको ये जरूर कहता, अगर मेरी राय आप लें और ये माशी टीम ले, तो मैं ये कहूंगा कि आप IMF को कहें कि जी वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट योर कंडीशंस, हमें अभी स्टैंड बाई पे रखें, हमें अपना बजट बनाने दें, लेट अस ट्राई फॉर 1 क्वार्टर, और ये हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर सके, हम अपने खद्दोखाल पूरे अपने बजट के हिसाब से अपने अवाम को रिलीफ देते हुए, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में करेक्शन करते हुए, तो हम आपके पास आएंगे, आपकी कंडीशन मानेंगे और मिनी बजट लेके आएंगे। सही है। मैं ये करता, बाकी जो उस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठा है वो बेहतर जानता है। सही है, लेकिन इसमें आपने कहा कि राणा साहब, तौला साहब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी बजट है, कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा, IMF का बजट है। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं मुझे इजाजत दे दें जी। मैं सिर्फ अगर आप सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दें तो मैं सिर्फ राणा साहब का इस पर मौके लेकर एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं, तौला साहब जल्दी करें प्लीज, और कमेंट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो दुल्हा दुल्हन है उन्होंने अंगूठी पहना दी है, सिर्फ निकाह की डेट तय होनी है, तो ऐसा नहीं है कि IMF को भी हमने पिच करना है, हम राब्ते में रहे हैं और जो थोड़ी बहुत ट्वीकिंग है वो चलती रहती है, और मैं समझता हूं कि कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम IMF के साथ हम नहीं देख रहे। देखें, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पहले अगर आप नॉर्मल रूटीन देखें तो नॉर्मल रूटीन ये थी कि आप 1% सेल टैक्स की शरह बढ़ा देते थे, आप जो नॉन फाइलर्स को सेल करते थे तो उसमें भी 1% आप बढ़ा देते थे, वो 4%, तो वो हमने नहीं किया। तो दिस इज़ आउट ऑफ द ट्रेडिशन कि हमने ओवरऑल सेल टैक्स की शरह को नहीं बढ़ाया, वो इन्फ्लेशनरी होता। बिल्कुल, देखें आखिर अब इन्फ्लेशनरी नहीं, देखें ऑब्वियसली इसके अंदर जो है टैक्सेस 1600 अरब के जो हैं वो पॉलिसी मेजर्स हमें पड़ रहे हैं, और देखें उसकी वजह है कि जब आप IMF के पास अब हम जा रहे हैं तो हम बिल्कुल उनको कहते हैं कि हम टैक्स पे बढ़ाएंगे, हम टैक्स एवेजन को रोकेंगे, एनफोर्समेंट करेंगे, लेकिन वो उन मेजर्स को काउंट नहीं करते, तो हमें पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ते हैं। और उसकी भी वजह है कि जो खान साहब की एक मिसट्रस्ट डेवलप हुआ वो बेहतर हो रहा है, और हमने देखें बात ये है बिल्कुल रियलिस्टिक नंबर है, और 31 से 32% टैक्स कलेक्शन में इजाफा है पिछले साल की बनिस्बत, तो ये थोड़ा सा उससे ज्यादा है, और बिल्कुल हम इसको कवर करेंगे। इन्फ्लेशन का हदफ 12% है, 3.6% ग्रोथ है, बाकी 1600 के। एक चीज में तौला साहब जरा ये बता दीजिए, फिर मैं डॉक्टर जरका की तरफ बढ़ता हूं, ये बता दीजिए कि ये एक तो इन्फ्लेशन का कम होना, 12 पर आ जाना या 11.7 पर आना, और फिर इन हालात में 25% तनख्वाहों में इजाफा, तो ये 25% तनख्वाहों में इजाफा हुकूमत ने ऐसा लगता है कि आमतौर पर 10-15% होता है, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर काम करने की कोशिश की है, तो ये काबिल तारीफ समझते हैं? तामुल से सुन लीजिएगा बस राणा साहब, जब तक आपका MEFP नहीं आएगा ना और फिर स्टाफ लेवल नहीं होगा, जब तक मंगनी मैं नहीं समझता होगी। मंगनी तो उस वक्त होगी जब स्टाफ लेवल आएगा, फिर शादी उस वक्त होगी जब बोर्ड अप्रूव करेगा। तो ये मैं ऐसे आदत मजाक कह रहा हूँ। दूसरी बात, ये इन्फ्लेशन ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गेम हो चुका है। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स हमने किए, इस पर तो हमने आर्टिफिशियली हाई रखा हुआ है, स्टेबल करेंसी भले आपने रखी है बट आर्टिफिशियली हाई रखी है। मैं राणा साहब को और पूरे पैनल को और आपको इस्लामाबाद आके दावत दूंगा, अगर ये 12% का इन्फ्लेशन होगा, अल्लाह हमें जिंदगियां दे, मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूं विद दिस बजट सिर्फ 2 से 2.5% इन्फ्लेशन तो आपका पेट्रोलियम लेवी पे आ जाएगा। और IMF की जो प्रोजेक्शंस हैं 329 पर डॉलर की जून 30 की, जो कि मंगनी का एक हिस्सा है इनकी,
और इनकी जो कैलकुलेशन है 295 रुपए का, तो हर 10 रुपए की डिवैल्यूएशन पे 2% का इन्फ्लेशन लगता है, 10% वहां से एक्रू होगा अगर IMF की फिगर सही है तो। दूसरा, आप अभी फ्यूल एडजस्टमेंट, अब ये आप अपना एडजस्टमेंट करेंगे इसका, अपना क्या कहते हैं टैरिफ का, वो कम से कम आपका 3-3.5% एक्रू करेगा। डॉक्टर जरका साहिबा, आज आपने एहतजाज किया, यानी तहरीक इंसाफ के लोगों ने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों ने, ये महज रिवायत निभाई गई है या वाकई आपको इस बजट से कोई इख्तलाफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। बात यह है कि ये मेरा चौथा साल है सेनेट में, और ये जो नाटक बजट का होता है, पहले तो कोई इतनी समझ नहीं आती थी, अब तो अच्छी समझ आ गई। बात ये है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तोला साहब और राना साहब, ये इकोनॉमिस्ट वाली बातें जो आम आवाम को समझ ना आए, और ये मजाक करते हैं आवाम के साथ, कभी शादी कभी मंगनी। भाई लोगों की जानों पे बनी हुई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, उनके पास अपने बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, और आप हंसी मजाक में, यानी दिस इज अ प्रेडिटरी बजट, जिसको शिकारी बजट कहते हैं। ये वो बजट है जो एक हेरोइन एडिक्ट ने बनाया है। ये जो पाकिस्तान के जो अशराफियां हैं, ये एडिक्ट्स हैं, दे आर एडिक्टेड टू US डॉलर्स, जो ये मांग के अपनी जेबों में डालते हैं, अवाम से उनके टैक्स लेते हैं, उनसे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप मुझे बताएं, 37% आपका इंपोर्ट बिल जो है वो आपका फ्यूल खरीदने में जाता है। आप क्यों नहीं ईरान से लेते तेल? क्यों नहीं ईरान से तेल लेते? देर आर सर्टन, आप 2, 4, 5 चीजें जो अगर आप करनी शुरू कर दें तो आपका बजट एक नॉर्मल बजट हो जाएगा, जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर, दैट इज द बेसिस ऑफ अ बजट। योर इनकम एंड योर एक्सपेंसेस शुड मैच। अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आप एक्सपेंडिचर को कम करें, इनकम को आप बढ़ाएं। यहां पर तो सिर्फ एक चीज पे फोकस है कि हमें कहीं से US डॉलर मिल जाए, कैश मिल जाए। जिस तरह पिछला जो 23rd IMF का जो इन्होंने लिया था प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन ये हमने जरूर देखा कि 11 अरब US डॉलर की इन्वेस्टमेंट है दुबई में पाकिस्तानियों की, जबकि हिंदुस्तान जो हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है और जिसका इस वक्त GDP मतलब इट इज वन ऑफ द 4th इन द वर्ल्ड, और आप देखें कि ये आपके हालात हैं कि उनका 18 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट है दुबई में, UAE में, और हमारी 11 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो पैसे ले, डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि IMF का आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन IMF की, डॉक्टर साहबा IMF के प्रोग्राम में तो जाना ही है ना, ये तो इस पर तो सब मुत्तफिक हैं, आप भी होते आज तो IMF के प्रोग्राम में जाते, और जब IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो IMF की शराइत भी होती हैं, उसको मानना भी पड़ता है। जब आप गए थे तो आपने भी शराइत मानी थी, तो आज फिर हुकूमत क्या गलत कर रही है? हुकूमत की मजबूरी है उसने IMF के प्रोग्राम में जाना है? नहीं, बात यह है कि देखिए, जब आप किसी के साथ बैठते हैं, जब आप किसी से निगोशिएट करते हैं, तो यू निगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। निगोशिएशन इज एन आर्ट। अगर आपकी नीयत सही होगी तो आप बहुत कुछ, लेकिन जब आपकी नीयतें ही खराब हैं, जब आपका सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि हमें डॉलर मिलने चाहिए, खा उसमें पाकिस्तान की आवाम के साथ जो मर्जी हो जाए, आप मुझे बताएंगे अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते? अपने खर्चे कम करें। इस वक्त 10% आपका जो बजट है इसका जाएगा सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए। सिविल ब्यूरोक्रेसी में आपने 400 के करीब आपके डिपार्टमेंट है, और मैं इस बजट में देख रही थी कि 2 नए माशाअल्लाह, एक नेशनल डिजिटल कमीशन बन रहा है, एक डिजिटल पाकिस्तान अथॉरिटी बन रही है, कराची और इस्लामाबाद में IT पार्क्स बन रहे हैं। ये क्या होते हैं? ये ब्रिक एंड मॉर्टर, ये सीमेंट और बिल्डिंग्स बनती हैं जिनमें हजारों AC लगते हैं, जिनमें फर्नीचर आता है, जिनके लिए फिर हजारों गाड़ियां भी आती हैं। ये है पाकिस्तान का PSDP, जिसके बीच में मराआत मिलती हैं उन सिविल सर्वेंट्स को जो 22 ग्रेड में बैठे हैं या जो भी इनकी आपस की बंदर बांट है। आप देखिए इस वक्त हमारी जो नून लीग के जिस ब्यूरोक्रेसी, मतलब मैं बड़ी इज्जत करती हूँ अपनी ब्यूरोक्रेसी की, मेरे वालिद भी ब्यूरोक्रेट थे। हसन मुर्तज़ा साहब, क्यों पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया है? क्या सिर्फ एक ही वजह है कि आपको से मुशावरत नहीं की गई है, और क्या आप फाइनेंस बिल को वोट भी नहीं करेंगे? असदुल्ला साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया।
गुजारिश ये है कि बजट है और हम इत्तेहादी हैं, जाहिर बात है हमें एतमाद में लेना चाहिए था, क्योंकि अगर हम हर चीज में शामिल हैं, डिस्क्रेडिट में भी क्रेडिट में भी, तो फिर क्यों ना हमारी मशावरत से वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जो इतना अहम है, जिससे डायरेक्टली अवाम के ऊपर बोझ भी पड़ने हैं, जिससे उनकी तकलीफों में इजाफा भी होना है। क्योंकि मैं तो सफ़र में था, मैं तकरीर वगैरह तो नहीं सुन सका, लेकिन जितना एक पता चला तो मैं नहीं समझता कि वो कोई इतना रिलीफ वाला बजट है या कोई अवाम दोस्त बजट है। यकीनन IMF की तरफ जाना है, उनकी मुश्किल शराइत है। नहीं, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, इसमें अब एक बड़ा सिचुएशन अब यह हो जाएगी ना कि अगर आप इस बजट को सपोर्ट ही नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि हमसे मुशावरत ही नहीं की गई, तो फिर आप इसको वोट कैसे करेंगे जब ये बिल पास होना है? और अगर आप वोट नहीं करेंगे तो ये बिल पास नहीं हो सकेगा, तो यानी हुकूमत अपना नंबर पूरा नहीं कर सकती। देखें, ये इस चीज पे तो दुनिया नहीं ना रुक जाती कि मुशावरत नहीं की गई तो हम उस पर इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लें कि हम वोटिंग में हिस्सा ही ना लें या उसको वोट ही ना करें, उसकी मुखालिफत में दे दें। मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके लिए वो उसका सबको इदराक है। हम यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और आज भी जो ये सूरत हाल पैदा हुई उसमें हमारे बड़े कम लोग गए, और इसीलिए कम लोग गए कि पहले हमारे साथ बैठें, ये डिस्कस करें ये सारा क्या हो रहा है। जब चीज़ें खुलेंगी, सामने आएंगी, तो उसके बाद ही फैसला किया जा सकता है ना कि हमने फाइनेंस बिल पे वोट करना है या नहीं करना। सही है, बिल्कुल ठीक है, चल रहे हैं सर। लेकिन राना साहब, ये तो बड़ी एक यानी फिर तो आपका नंबर ही पूरा नहीं रहेगा। फाइनेंस बिल में अगर आप पीपल्स पार्टी वोट नहीं करती, इतना इंपॉर्टेंट आपने क्यों नहीं, आपकी हुकूमत ने समझा कि उनको मुशावरत में शामिल किया जाए? नहीं, देखिए, परसों जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कोalition पार्टनर्स के साथ एक लंबी चौड़ी नशस्त की और हर फिगर और IMF के साथ जो बातचीत चल रही थी उसका भी इनके साथ एक डिटेल के अंदर जो है वो ब्रीफ इनको दिया गया, सवालात के जवाब दिए गए। कल प्रेसिडेंट साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, वहाँ भी बजट के ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई। देखें, बात यह है कि अगर इनके कंसर्न्स हैं हम वो दूर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और अगर ये समझते हैं कि तैयार हो गया, नहीं वो तो अब हो गया ना, तो अब इस पर डिबेट होगी। ये कौन सा अभी ये कोई फाइनल, अभी इसके ऊपर अगर कोई अच्छी अमेंडमेंट्स प्रपोज होती हैं वो भी दी जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि विंडो क्लोज हो गई। हम अपने कोalition पार्टनर्स जो हैं इनके जितने गिले शिकवे हैं हम दूर करने के लिए तैयार हैं, और हम इनके साथ ज़्यादा वर्किंग करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान को, देखें, ये तो डिस्टेबलाइज करने वाले लोग नहीं हैं, ये तो इस्तेहकाम देने वाले लोग हैं, और ये बिल्कुल जो इनके साथ अगर ज़्यादा बैठने की और ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है वो बिल्कुल हम करेंगे। देखें, मेरी बहन ने इतनी बड़ी वो जो तकरीर की कि गरीब को मार दिया, देखें 2.2% हो गई है इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन। ये पिछले साल मई के अंदर 48% थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फिस्कल कंसोलिडेशन की, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने पिछले एक साल में की, उसका नतीजा ये कि एक आम आदमी के लिए खाने पीने की अशिया की इन्फ्लेशन ख़त्म हो गई, ना होने के बराबर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इन चीज़ों, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि ये आर्जी रिलीफ है, क्योंकि एक तो ऑयल प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में कमी हुई थी तो वो कम हुई, एक तो उसका रिलीफ आया। तो नहीं देखे जो अजनास हैं वो इस मौसम में अजनास नहीं आती है, तो उसका फर्क पड़ा है। देखिए, मेरी बात सुने, ये तो सारी चीजें फैक्टर्स तो होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आप जब लेवल लगाने जा रहे हैं पेट्रोलियम पे, मेरी बात सुने ना, आप दोबारा ऊपर चली जाएंगी। नहीं जाएंगी ना। हमने एक अच्छी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी जिससे हम इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए, रुपए के अंदर स्टेबिलिटी आई, क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में आ गया। ये सारे वो मेजर्स हैं जिनसे फर्क पड़ा। स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, आपकी चीजें, वीट पहले स्मगल हो जाता था, शुगर स्मगल हो जाती थी, कीमतें ऊपर बढ़ जाती थी, वहां से कंट्रोल किया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए, उसके साथ आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ेंगी तो उसका इंपैक्ट आएगा, लेकिन बहुत सारी उसके अलावा भी चीजें होती हैं जिनको हमने कंट्रोल किया, गवर्नेंस से किया, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है। देखिए, उसके बाद मैं कहूंगा कि ये कहते थे कि जी आप पे लोग एतमाद नहीं करते और इसलिए रेमिटेंसेस जो है वो गिर रही हैं। अभी पिछले महीने
हाईएस्ट एवर रिमिटेंसेज हैं। ईद है ना, नहीं ईद पे तो आती हैं लेकिन हर साल। हाईएस्ट एवर तारीख की हाईएस्ट एवर इस महीने में आप मई की बात कर रहे हैं ना, मई में हाईएस्ट आई है क्योंकि जून में ईद है ना, तो हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स भी का नंबर भी बड़ा जबरदस्त आया और उसमें नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तो वो भी ये जो है ईद की वजह से होगी, ऐसे नहीं हुआ ना, उसमें ईद का फैक्टर भी होगा, इत्तेमाद का फैक्टर, अगर पहले इत्तेमाद की फुकदान था तो अब इत्तेमाद भी बढ़ गया है। तो ये कहने का मतलब सब बुरे को मत दिखाएं, इन्फ्लेशन काबू में है, आपकी एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो गई है, तो चीजें सब ब्रेक ले लूं। आप जो करेंसी की बात कर रहे हैं, अभी अशफाक तौला साहब ये कह रहे थे कि करेंसी की पैरिटी को आर्टिफिशियली हाई रखा गया है, और अशफाक तौला साहब और उनकी टीम ये मानती है कि ये इस वक्त डॉलर जो है वो कोई 235 का होना चाहिए, ना कि 278 रुपए का, और वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए इसको हाई आर्टिफिशियली रखा गया है। इसमें कितनी सदाकत है? हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ अशफाक तौला साहब भी शरीक रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और मेहमान हमारे साथ शरीक होंगे, जरा बजट के मुख्तलिफ पहलुओं पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में अमानुल्लाह खान मौजूद हैं, जो कि सीनियर नायब सदर हैं ऐप्का पंजाब के, और आज एहतजाज कर रहे हैं इनके पूरे लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, बावजूद इसके कि 25% तनख्वाहें बढ़ गई हैं, इनसे पूछेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब कैसे देख रहे हैं इस बजट को? कहा जा रहा है कि इसमें, अभी अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं इसमें कोई रिलीफ आवाम के लिए नजर नहीं आ रहा, और वो कहते हैं ये इन्फ्लेशनरी बजट है। आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग बजट इसलिए है कि हमने अपने ना तो अखराजात को कंट्रोल किया है, ना हमने कोई रिफॉर्म की तरफ जो कदम उठाने थे वो कोई नहीं उठाए, और आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है वज़ीर ख़जाना ने, क्योंकि वो नए थे, उनको लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि एक नया रास्ता, एक नई डायरेक्शन वो दिखा देते। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर फेडरल गवर्नमेंट का 18,000 अरब रुपए का बजट है, और इसमें जब 8,000 अरब रुपया प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का लगाएंगे तो 25-26 हज़ार अरब रुपए का हुकूमती अखराजात ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप सोचिए कि कम अज़ कम जो हुकूमत बिल्कुल गवर्नमेंट सिस्टम जो फेल हो चुका है, उस पे आप 25,000 रुपया और उसके ज़रिए खर्च कर रहे हैं, उससे आपके मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये शो करता है कि एक जो गवर्नमेंट है, इवन दो वो कहते हैं कि एक होम ग्रोन प्लान वो उनके पास है, लेकिन बजट में उसका कोई नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या है होम ग्रोन प्लान, सिवाय इसके कि हुकूमत के अखराजात बढ़ गए हैं और उनको पूरा करने के लिए टैक्स को और बढ़ाया जाएगा, और ये टैक्स और स्पेंड जो बजट है ये पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है इस बजट में कि आपने PSDP को 1400-1500 अरब के करीब रखा हुआ है, और इसमें अगर जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी करेंगे तो ये 1000 अरब और इसमें डाल लें, तो PSDP तो हिस्टोरिकली फेल्ड प्रोग्राम है। पाकिस्तान में जब आप PSDP करते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल, बहुत कम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते हैं, वो 15-15 साल 20-20 साल वो प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, मुकम्मल नहीं होते। और इसमें और पैसा डालना मतलब ये है कि उसी निज़ाम को आप फर्दर इंट्रेंच कर रहे हैं, जिसके साथ जिसने हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि हमें एनर्जी की हमने बात तो की है, लेकिन हमने उसकी तरफ कदम नहीं उठाया कि हमारी बिजली किसी तरीके से सस्ती हो। हमने बात की है कि हम उसकी चोरी रोकेंगे और हम उसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन को पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन असल चीज़ इस वक्त जो है, जो हम कर सकते थे और जिसको पब्लिक तो कर रही है लेकिन हुकूमत उसके रास्ते में आ रही है, वो सोलराइजेशन है। हमारी इंडस्ट्री को फास्ट ट्रैक सोलराइज करना चाहिए। हमारी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम IPPs के हाथों फंसे हुए हैं, हमारी हुकूमत जो है वो इसमें भी इस डायरेक्शन में जाने में नाकाम हो रही है। इसके बाद जो चौथी जगह जो मुझे लगी है कि हम कर सकते थे और जो हमने नहीं किया,
और वो ये है कि FBR के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, और FBR ही एक ऐसा अदारा है जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में फेल है, जिसने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान का तबाह किया हुआ है, हमारे बिजनेस को वो इन्वेस्ट नहीं करने देता। तो उसके बारे में बात तो की है इन्होंने डिजिटलाइजेशन की, बट उसका प्लान नहीं दिया कि FBR का जो नंबर 1 चीज़ होनी चाहिए, ये 25,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने डिजिटलाइज करना है तो ये सिर्फ 4-5 हज़ार की ज़रूरत होगी, और इसमें टैक्स पेयर का और जो अदारे का कॉन्टैक्ट ख़त्म करना पड़ेगा। आपको सिर्फ सेल्फ असेसमेंट के तहत टैक्स फाइल करना चाहिए, उसके बाद कंप्यूटर्स सारे उसको वैल्यूएट करें और उसकी रसीद काट के टैक्स पेयर के हाथ में दें, और सब जब टैक्स पेयर को कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो सारे लोग करते जाएंगे। सो टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर भी एक बहुत भरपूर काम हो सकता था जो नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली। सर ये 4 चीजें आपने डॉक्टर साहब कही हैं, ये तो बिगिनिंग है, बाकी और भी बातें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो इन 4 चीजों का जवाब मैं आपसे और भी बात आपके वापस आता हूं, लेकिन मैं डॉक्टर जरका का भी मौक़िफ़ जरा ले लूं, फिर आप इकट्ठा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब भाई ये 4 चीजें तो डॉक्टर सलमान शाह साहब बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर तो पाकिस्तान का एक इतना बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया है, इसके बारे में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स बहुत सख्त बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इन हालात में पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमी कभी ठीक नहीं कर सकता अगर ये जो एनर्जी सेक्टर है वो इस तरह से चलता रहा। FBR से हमेशा हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो कहां पर बेहतरी हो सकती है? नहीं आपकी हुकूमत होती तो क्या कर रहे होता आप? देखिए जी, मैं तो एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जब इस बजट को देखती हूँ, ये सारे अपने सलमान शाह साहब तो बहुत ऑनरेबल हैं और बाकी लोग भी आपके जो पैनलिस्ट थे, लेकिन बात ये है, बात वहीं आती है कि आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर हैव टू मैच। यू कैन नॉट हैव एक्सपेंसेस दैट गो बियॉन्ड योर इनकम। तो आप अपने एक्सपेंसेस को कम करें, और पावर सेक्टर इतना बड़ा होल है जो आपकी पूरी इकोनॉमी को लेके नीचे जा रहा है। और ये किस वजह से हो रहा है? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो है इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, और उसके बीच में 2-3 चाइनीज़ पावर प्लांट्स के अलावा बाकी सारे हमारे अशराफिया के पावर प्लांट्स हैं। बात यह है कि ये मुल्क को जो चलाने वाले लोग हैं वो इस मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है, मुखलिस नहीं है। उनकी नीयत जिस तरह मैं अगर अपना घर चलाती हूँ तो मैं अपने घर के साथ सिंसेयर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर चले, मतलब कलैप्स ना करे। लेकिन जो लोग बतदरीज पिछले 75 साल से जो लोग चल रहे हैं वो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, वो यहाँ पर इसको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। जब तक ये नीयत बदलेगी नहीं, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक अंधे को भी, मेरे जैसे एक नॉन इकोनॉमिस्ट को भी समझ आ गई है कि ये सारा ड्रामा बड़ी आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। 3-4 चीजें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप ईरान से तेल लें, क्यों नहीं ले सकते आप? 4 साल में नहीं कर IMF सके। से आप क्यों नहीं निगोशिएट करते ईरान के ऊपर? क्योंकि यू नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपने ईरान के ऊपर जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं, आपने उनको निकाल के देखा। ऑयल के ऊपर सैंक्शन नहीं है, गैस के ऊपर सैंक्शन है। आप इसको देखें तो सही, क्यों नहीं करते? जी सही है। देखें दूसरी बात ये, जैसे डॉक्टर साहब सबसे पहले एक जुमला और ले लें, इनका भी ले लें मौक़िफ़। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जरा मैं वापस आता हूँ। अमानुल्लाह साहब, महंगाई की शरह 38% से आ गई है नीचे 12% पे, और आम तौर पे 10 या 15% तनख्वाहें बढ़ती हैं। इस दफ़ा हुकूमत ने 25% तनख्वाहें बढ़ा दी, आप फिर भी एहतजाज कर रहे हैं? देखें, मैं सबसे पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तनख्वाहें जो हैं वो 25% बढ़ाई हैं और पेंशन जो है वो 22% बढ़ाई है। लेकिन आप ये देखें कि जितनी महंगाई है उस महंगाई के तनासब से तो तनख्वाहें हमारी कम हो गई है। नहीं, महंगाई कहाँ कम हुई है? देखें आप, बिजली जो है ना, हर महीने बिजली के चार्जेस बढ़ रहे हैं, और हर महीने यूटिलिटी बिल्स जो है ना वो बढ़ रही हैं। गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा, अभी ये जो टैक्स लगाए जा रहे हैं ये लगी है, इससे तो मज़ीद महंगाई आएगी। तो हमने ये जो खुशी थी कि जो 25% गवर्नमेंट ने हमें दिया है, ये तो टैक्स लगा के हमारी खुशी तो उन्होंने ख़त्म ही कर दी है।
तो हम तो ये बहुत परेशान है कि हम तो हमारी तनख्वाहें पहले बहुत कम इजाफा चाहते थे आप? देखिए जी, हमारा तो डिमांड ये थी कि कम से कम 200% करते, अगर 200% ना भी करते तो 50% तो कम से कम करना चाहिए। यानी जिसकी 50,000 तनख्वाह आप कहते हैं कि उसकी 2 लाख हो जानी चाहिए? नहीं, देखें जी, आप देख लें, गवर्नमेंट का एक सिटिंग मिनिस्टर है, वो ये कहता है जिसकी तनख्वाह लाखों में है, वो कहता है जी कि मैं अपने चेक साइन करते हुए मुझे शर्म आती है कि 2 लाख रुपए या 3 लाख से मेरा घर नहीं चलता। तो एक 50,000 तनख्वाह लेने वाला और या 30,000 तनख्वाह लेने वाला अपना माहाना बजट कैसे बना सकता है? आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। देखें, ये महंगाई डेली बेसिस पे बढ़ रही है। हमारे हाउस रेंट जो है ना, 2008 पे इन्होंने फ्रीज़ किए हुए हैं। 2008 के बाद आज तक हाउस रेंट नहीं पड़ा। आप देखें, सतम ज़रीफ़ी ये है कि 11 स्केल के एक मुलाजिम को 1850 रुपये हाउस रेंट मिल रहा है। 1850 रुपये में आप मुझे ये बताएं किस जगह पे कोई एक कमरा नहीं आता रेंट पे, और हम जो है ना 1850 रुपये हाउस रेंट मिल रहा है। हाउस रेंट 1850 रुपये मिले। सही है। और मेडिकल अलाउंस जो है ना, आप हमें माहाना का ये दे रहे हैं 1500 रुपये। साहब यहाँ से शुरू करें ना, पीएसडीपी से। डॉक्टर सलमान शाह साहब ने कहा कि 1500 अरब कर दिया गया और सूबों का मिला लें तो ये 1000 अरब और बढ़ जाएगा। वो कहते हैं कि नाकाम प्रोजेक्ट है, क्यों आप बढ़ा रहे हैं? 1000 अरब का पहले इनिशियल प्लान था, फिर आपने 250 अरब बढ़ाया, अब 1500 अरब कर दिया। देखें, पहली बात तो ये कि बहुत सारी आपको फॉरेन फंडिंग मिल रही है, उसका आपने रिपी कवर देना है। और पीएसडीपी को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो फोकस है वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। तकरीबन 100% से ज़्यादा एलोकेशन बढ़ाई है, जिसमें आपकी ट्रांसमिशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना है, और उसका पेबैक 3 से 4 सालों के अंदर है। और ये ऐसे हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इंशाल्लाह जल्द हम मुकम्मल करेंगे। फिर दूसरी बड़ी चीज़ जो इसमें है वो आपके वाटर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं। जितनी एलोकेशन अभी इंक्रीज़ हुई है शायद ही किसी दौर में हुई हो, और उसके अंदर हमें बड़ी मुश्किल से हमने फाइनेंसिंग दी है, तो वो हम उसको कवर कर रहे हैं। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे, वाटर की पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर रिजर्वायर और डैम्स के सस्ती बिजली, और फिर उसके साथ आपका एनर्जी सेक्टर, फिर इसके अंदर आईटी है और चीज़ें हैं। और इसके अंदर भी हमने देखें पीपीपी मोड में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके अंदर 100 अरब के प्रोजेक्ट्स वो रखें। और ये ऐसा नहीं है कि ये नोशनल अमाउंट है, इसको हम टारगेट बेस किया है, मिनिस्ट्रीज को टारगेट दिया है कि आपने ये पीपीपी करके दिखाना है, वरना आपको हम पेनलाइज करेंगे। तो हम वी आर गोइंग टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आपने बात की। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि जी आप आईपीपी के हाथों जरगमाल बने हुए हैं, सोलराइजेशन की हौसला अफजाई नहीं कर रहे। नहीं, अब ये देखें, अब सोलराइजेशन का प्रोपेगेंडा तो फट के आना जी, ना उस पे एफईडी लगा, ना उस पे टैक्स लगा। ये पूरा जो एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि पता नहीं क्या होना जा रहा है, प्रोपेगेंडा कौन कर रहा था? ये आपकी ये जेस्चर जो है वो आपके एनर्जी मिनिस्टर दे रहे थे। देखिए, टेलीविजन पर आकर कह रहे थे कि जी हम नेट मीटरिंग को खत्म करने का गौर कर रहे हैं, वो रूल आउट नहीं कर सकते। जिन लोगों को नेट मीटरिंग, जिन्होंने, हम तो इसको प्रमोट कर रहे हैं, सोलराइजेशन होनी है इस मुल्क के अंदर। और देखें, ना उस पे एफईडी लगी है, ना उस पे टैक्स लगा, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। सर वो बाकी चीजें बाद में करते हैं, पहले इनका बताएंगे। सैलरी जो है तो 200% तो कम से कम नहीं तो 50% तो बढ़ानी चाहिए थी आपको। कहते हैं इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है। मैं तो समझ रहा था मुझे जफ्फी डालेंगे कि 25% हमने बढ़ा दिया और खुश हाथ में लाएंगे। ये इन्होंने जो है वो देखें, हमने सैलरी क्लास को शुक्रिया भी अदा किया साथ साथ। ये तो देखिए बात ये है कि हमने पूरी जो गवर्नमेंट की जो कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर है, वो है ही सैलरीज का। तो आप इसको एक तनासुब से बढ़ाते हैं। हमने 24% इन्फ्लेशन हुई ऑन एवरेज, हमने 25% से इनकी सैलरीज बढ़ा दी। अगली इन्फ्लेशन 12% पे प्रोजेक्टेड है। वो अगली दफ़ा अगर इन्फ्लेशन हुई ना, महंगाई की बात की, अगर बढ़ जाएगी तो अगली जो बजट है उसमें उसके मुताबिक कर देंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखें दूसरी चीज़ ये कि हमने इनको प्रोटेक्ट किया, 200 यूनिट से नीचे हमने प्रोटेक्शन की है। वो जो लाइफ लाइन यूजर्स हैं, वो सबसे बड़ी जो सब्सिडीज का कोई 500 से ज़्यादा अरब का भी जो हुजम है, वो ये लाइफ लाइन बिजली के यूजर्स हैं जिनको हमने प्रोटेक्ट किया है। बिस्प के प्रोग्राम को हमने एक बड़ा मैसेज 27% सेल टैक्स की मैंने बात कर दी कि हमने वो पुराना ट्रेंड नहीं किया कि जिस तरह वो 1% बढ़ा दें और सबका रगड़ा निकाल दें। तो वी हैव नॉट, हमने फिर कुछ देखें नहीं वो सेक्टर्स उसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखें इसी तरीके से पेंशन्स बढ़ाई, सैलरीज बढ़ा दी, यही चीजें हैं जो हमारे पास टूल्स हैं। ऑब्वियसली हमें हकायक में हमें रहना है। एक जुमला कुछ आप कहना चाह रहे हैं सर? देखें ना, इन्होंने जो खाली असामियाँ थी मुलाजमीन की,
वो असामियों इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। देखें ये तो गमो गुस्सा और मुलाजमीन में बढ़ गया। चलिए अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब, MNA पीपल्स पार्टी के और साबिक सदर FPCCI के। इख्तियार बेग साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को, और एक्सपोर्टर्स के लिए खास तौर पर इस बजट में क्या आपको अट्रैक्शंस नजर आ रही हैं? देखिए, मुझे तो ये बजट टैक्सों की भरमार हर तरफ से जहां हाथ डाल सकते थे उन्होंने डाला है, और विदाउट रियलाइजिंग कि इससे क्या असर पड़ेगा। रेंट जो थे वो मैक्सिमम 35% तक पहुंच गए थे, उसको भी बढ़ा के 45% कर दिए। एक आदमी अपनी जमा पूंजी किसी रेंट में की, वो डिक्लेयर करता है, वो उसमें टैक्स पे करता है, तो अब आधा वो आपको दे देगा। क्या उसने वो पूरी जिंदगी की जो इन्वेस्टमेंट की है वो इसलिए की है कि आधा उसकी इनकम या आधा रेंट किराया वो आपको दे दे। 45% तक आप चले गए हैं। सेल टैक्स बढ़ा दिए गए हैं परसेंटेज शराब के। पहले लोग कह रहे थे सिंगल डिजिट लाओ, इन्होंने लेके उसमें भी इजाफा कर दिया है। फिर एग्रीकल्चर इनपुट जो है उसको सब में सेल टैक्स लगा दिया गया। उसमें ट्रैक्टर भी हैं, उसमें सीड्स भी हैं, बीज, उसमें पेस्टिसाइड्स भी हैं, यूरिया वगैरह, ये सब चीजें एग्रीकल्चर पैदावारी की लागत को बढ़ा देंगी। आपकी तमाम खाने पीने की अशिया, ज़राई अजनास जिसको कहते हैं, महंगी हो जाएगी। किसान का पटल बैठ जाएगा। पहले ही वीट क्राइसिस और स्कैंडल में किसान जो है वो तब बर्बाद हो चुका है। अब आपने इस बार उसमें 6.3% के ऊपर ग्रोथ देके कॉटन की अच्छी फसल, राइस की अच्छी फसल, गंदुम की अच्छी फसल उसने दी है। अब आप उसको इंसेंटिव देके कि वो मजीद उसमें दिलचस्पी ले और मजीद कल्टीवेशन एरिया बढ़ाए और बेहतर पैदावारियत दे। आप उसकी हर चीज जो वो इस्तेमाल करता है उस पर सेल टैक्स आपने नाफिज कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, एक तो आपने अभी सोलराइजेशन की बात की थी, उसमें राना एहसान साहब कह रहे हैं कि कोई एक टैक्स भी उसमें नहीं लगाया गया और हम मुसलसल हौसला अफजाई कर रहे हैं सोलराइजेशन की, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि IPPs के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। एक तो आप क्या इस जवाब से मुतमईन है, और दूसरा जो टैक्सेस, और जो मैंने एक्सपोर्टर्स की बात की है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक्सपोर्टर्स के लिए क्या है इसमें? देखिए, एक बात तो ये है, जो मैंने मेजर बात की थी वो ये था कि आपका जो बजट है हर साल बतदरीज बढ़ता जा रहा है, और ये हुकूमत का पेट पालने के लिए हमने एक ऐसा बीस्ट पैदा कर दिया जो ज़्यादा से ज़्यादा खाता जा रहा है और उसको कोई कट नहीं कर रहा। और राना साहब मेरे छोटे भाई हैं, बट इन पे मुझे बहुत उम्मीद है कि ये अब इस गवर्नमेंट में बैठ के ये डाउन साइज करेंगे, इस हुकूमत को बढ़ाएंगे नहीं। एक तो ये है कि डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और ये अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वज़ीर ख़जाना तो नए हैं बट ये हुकूमत तो बहुत पुरानी है। यहाँ जो इफ्तिखार बेग साहब भी तो इसी हुकूमत का हिस्सा है ना, तो बजट इन्होंने दिया है जो बिज़नेस एज़ यूजुअल, ये सारे हर दफ़ा यही इसी किस्म का बजट आता है। कोई रेवोल्यूशनरी चेंज, कोई रिफॉर्म, ये वो कुछ नहीं है इस बजट में। अब आप आ जाएं बात के एक्सपोर्टर्स के लिए। भाई एक्सपोर्टर्स के लिए तो और भी बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन उनको आप एक किस्म का पहले ही वो बैक फुट पे हैं और उनकी इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपेटिटिवनेस बहुत कमज़ोर है। और वो बेसिकली एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से है, दूसरा टेक्नोलॉजी और महारत की भी वजह है। लेकिन कम से कम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो हमें उनकी कम करनी चाहिए थी ना, तो वो उसकी तरफ भी कोई ख़ास कदम हमने नहीं उठाए। सो जनरली स्पीकिंग मेन मकसद ये है कि ये इसको आप रिफॉर्म बजट किसी सूरत नहीं कह सकते, इसको आप बिज़नेस एज़ यूजुअल कहेंगे, और पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं कि बिज़नेस एज़ यूजुअल चल नहीं सकता। तो आई होप कि ये अब बैठ के सब बैठेंगे। मेरे नज़र में तो सबसे पहले कम से कम 4 से 5 हज़ार अरब रुपया आपको अखराजात से निकालना पड़ेगा। ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की, कि 24,000 अरब का बजट नहीं होना चाहिए, 20,000 से नीचे होना चाहिए। और हमें
प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहिए, उनको रियल स्पेस देनी चाहिए। ये नहीं है कि हर काम हम हुकूमत से करें और हुकूमत का ब्यूरोक्रेट उसके ऊपर बैठ जाए। पीएसडीपी को तो बिल्कुल हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक नाकाम अदारा है, उसने अभी तक कभी कोई डिलीवर नहीं किया। उसके और भी तरीके हैं, फाइनेंस में बेशुमार तरीके होते हैं, आप कर सकते। ये नाकाम अदारे को ख़त्म करना चाहिए क्विकली। जी, और हिंदुस्तान में ये खत्म हो चुका है। कर दें राणा साहब, एक तो कह रहे हैं टैक्सेस की भरमार है और एक्सपोर्टर्स को तो आपने कोई जी कुछ भी नहीं। मैं कह रहा था कि मोदी साहब ने इसको आज से 10 साल पहले खत्म कर दिया हुआ है, खत्म कर दिया था। जी राणा साहब, देखिए बात ये है कि हम बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जाना चाहते हैं और देखें इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने उसको टैक्सेस की भरमार है। नहीं साहब कह रहे हैं और वो नुमाइंदगी भी करते हैं फेडरेशन की, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी उनके इंटरेस्ट। देखिए हमने सैलरीड क्लास को तो प्रोटेक्ट किया, नंबर एक। उसके बाद हमने किस पे टैक्स लगाया? हमने अगर एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लगाया, नहीं, जो अगर एक्सपोर्टर पे हमने टैक्स लगाया जो कि 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है लेकिन 70-80 अरब डॉलर वो इनकम टैक्स में देता है, तो क्या हमने गलत किया? देखें क्या इनकम्स बराबर नहीं होनी चाहिए, उनको इक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए? और देखें एक टाइमलाइन होती है, ये बहुत अरसे से ये मराज चलती आ रही थी और आप हर इनकम को, जो डोमेस्टिक की इनकम है वही एक्सपोर्टर की इनकम है, तो उसको अगर हम बराबर कर रहे हैं, ये तो हम अशराफिया पे हाथ डाल रहे हैं ये तो। और देखें जो उन्होंने बात की 45% स्लैब कर दिया, किसके लिए किया है? नॉन फाइलर के लिए किया। अगर वो फाइलर बन जाएगा और उसका जो लोअर स्लैब होगा तो वो 5% टैक्स देगा। तो कहने का मतलब जो नॉन फाइलर है उसको जी। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तमाम मेहमानों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।